हेलो बेटा। चैप्टर सेकंड हम शुरू कर रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही कॉमन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर हुआ इंडियन इकोनॉमी पर और वर्ल्ड पर। ब्रिटिश यूज इंडियन रिसोर्सेज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध जीतने के लिए। एज बीइंग देयर कॉलोनी, क्योंकि इंडिया जो है उसमें उनकी कॉलोनी थी, कॉलोनिज्म चल रहा था। इंडिया स्टार्टेड फेसिंग सम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। इंडिया में जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस होना शुरू हो गए। सम ऑफ देम आर, उनमें से क्या चेंजेस थे ये हम आगे पॉइंट्स में देखते हैं। पहला था फूड प्राइजेस रोज एक्सपोनेंशियली। फूड प्राइजेस जो थे वो बहुत तेज़ी से दाम बढ़ गए थे। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से दाम बढ़ गए थे खाने की चीज़ों के। सेकेंड पॉइंट है हैवी टैक्सेशन वाज अप्लाइड ऑन पीजेंट्स। जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा था, जिसकी वजह से उनमें डिस्ट्रेस और असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। थर्ड पॉइंट इज कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में टैक्स बढ़ा दिया गया था। एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, और अब लोगों को जो भी टैक्स देना पड़ रहा था। फोर्थ इम्पैक्ट जो पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, दैट वाज विलेजर्स वर फोर्स टू ज्वाइन आर्मी। विलेजर्स जो थे उन्हें एज अ इंडेंचर्ड लेबर तो पहले भी ले जाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें फोर्स किया जा रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। फिफ्थ वन इज बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, क्योंकि उस समय फेमाइन की कंडीशन आ गई थी 1919 और 1921 के टाइम पर। 12 to 13 मिलियन पीपल, 12 से 13 मिलियन, यानी लगभग 1.2 करोड़ से 1 मिलियन 10 लाख का, तो 12 मिलियन बेटा 1.2 करोड़ से 1.3 करोड़, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे एज अ फेमाइन के रिजल्ट की वजह से। तो ये थे बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या प्रभाव पड़े थे इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशंस पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गांधी जी 1914 में अफ्रीका में थे, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो जनवरी 1915 में इंडिया आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1915। गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि इंडिया में जो है 3 टीमें हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ रही हैं। पहले थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच वाज फॉर्म्ड इन 1885। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? फर्स्ट एनुअल सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। वो जो है 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ, और 1907 में कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 2 टुकड़ों में बट गई। तो इस तरह से 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में 3 टीमें हैं जो अंग्रेज़ों से अलग अलग लड़ रही हैं। पहली मुस्लिम लीग, दूसरी आईएनसी, एंड थर्ड वन वाज एक्सट्रीमिस्ट। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो 1916 में एक लखनऊ पैक्ट यानी कि एक समझौता कराया, जिसमें ये तय किया गया कि अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे या अलग अलग नहीं लड़ेंगे, अब हम लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। और इसीलिए 1916 से 1924 तक का टाइम इंडिया में पॉलिटिकली गोल्डन टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय सभी इंडियंस बहुत ज़्यादा यूनाइट थे। लेकिन गांधी जी का वर्चस्व या गांधी जी का इंडियन स्ट्रगल में, इंडियन नेशनलिज्म स्ट्रगल में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, उसमें आना कैसे हुआ? सबसे पहला स्ट्रगल जो था उनका वो था फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी का जो इंडिया में था वो था फार्मर्स के लिए, इंडिगो फार्मर्स, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, वेयर इन चंपारण बिहार, व्हेन इन 1916 फार्मर्स ऑफ चंपारण वर बाउंड बाय लॉ टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड। किसानों के पास जितनी भी ज़मीन होती थी उसके 3/20 हिस्से पर उन्हें नील की खेती यानी इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ता था। ना तो उन्हें उसके अच्छे प्राइस मिलते थे, और इस इंडिगो प्लांटेशन की वजह से उनकी बाकी जो फसलें होती थी वो भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। और गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के इंस्पिरेशन से इंडिगो फार्मर्स रेज देयर वॉइस, इंडिगो फार्मर्स ने अपनी आवाज़ उठाई एंड दे गॉट सक्सेस। इसके बाद जब उन्हें सक्सेस मिल गई और गांधी जी का फेम इस तरह से बढ़ने लगा धीरे धीरे,
गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह होता है 1917 में, पुअर पीजेंट्स एट खेड़ा गुजरात। किसके लिए? पुअर पीजेंट्स के लिए, गरीब किसानों के लिए। एक्चुअली इस साल फेमाइन पड़ा था गुजरात में, जिसकी वजह से लगान नहीं दे पा रहे थे किसान, और उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में ये बात उठाई। और अंग्रेज भी जानते थे अगर हम नहीं भी मानेंगे तब भी कौन सा हमें लगान मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास लगान देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से पीजेंट्स की बात मान ली गई और गांधी जी के नेतृत्व में ये दूसरा सत्याग्रह जो था ये भी सक्सेसफुल हो गया। क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं एक बार। सेम एज चंपारण, गांधी जी सपोर्टेड पीजेंट्स ऑफ खेड़ा वेयर इन गुजरात अगेंस्ट हायर रेवेन्यू, बढ़े हुए टैक्स या ज़्यादा टैक्स के खिलाफ। हेयर द गवर्नमेंट एग्री टू सस्पेंड द टैक्सेस। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने टैक्सेस ना लेने की बात मान ली। इसके बाद आता है बेटा थर्ड सत्याग्रह। थर्ड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी था इंडिया में अहमदाबाद गुजरात में, अगेन इन गुजरात। बस ये याद रखिएगा कहाँ, अहमदाबाद में। कब? 1918 में। दिस सत्याग्रह वॉज डन बाई कॉटन मिल वर्कर्स। ये सत्याग्रह जो था ये कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, टू हेल्प देम इन गेटिंग हायर वेजेस, जिससे उन्हें अच्छी सैलरी मिल सके। बाई दिस वे गांधी जी गॉट सक्सेस इन देयर लोकल मूवमेंट्स। इस तरह से गांधी जी को उनके शुरुआती आंदोलनों में सफलता मिलती गई। एंड इट ब्रॉट हिम इनटू कांटेक्ट विद कॉमन मासेस, और इस तरह से कॉमन मासेस जो आम जनता थी वह गांधी जी के संपर्क में आई और गांधी जी का प्रभाव या वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद बेटा स्टार्ट होता है ईयर 1919। ईयर 1919 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है और मेन इंसिडेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बिगनिंग स्टार्ट होगी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।